डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 93% रही लोकसभा की उत्पादकता। कुल 9 बिल हुए पारित। सरकार ने 126 सवालों के दिए जवाब। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष के रवैये से हम दुखी। कांग्रेस को बताया महिला विरोधी। बोले, कांग्रेस को झेलना होगा नारी शक्ति का खौफ। भाजपा ने कहा, महिला आरक्षण बिल पारित होने से देश की महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ता। कहा, कांग्रेस ने महिलाओं का हक मारा, देश नहीं करेगा माफ। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोयम्बटूर में रैली। वहीं राहुल गांधी और स्टालिन ने भी झोंकी ताकत। और पश्चिम बंगाल चुनाव में पोलिंग बूथ के आसपास होगी लक्ष्मण रेखा। 100 मीटर के दायरे में मतदाता के अलावा किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। देश के नाम ये बड़ा संबोधन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रात देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। आज रात देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम जानते हैं हाल में जिस तरह से हो सकता है कि इस पर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उस पर भी बात हो। आज रात देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ रहेंगी बातें, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा और महत्वपूर्ण संबोधन होने जा रहा है। आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बात लोकसभा की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद के वर्तमान बजट सत्र का भी समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से एक दिन पहले संविधान 131वां संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। उन्होंने जानकारी दी कि इस सत्र में कुल 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 पारित हुए। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 9 विधेयक पारित किए गए। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में कुल 31 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही 151 घंटे और 42 मिनट तक चली। उन्होंने ये भी कहा कि इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किए जाने के साथ हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य
भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और संसद के विस्तारित बजट सत्र के संपन्न होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बजट सत्र के संपन्न होने की घोषणा करते हुए अपने समापन वक्तव्य में बजट सत्र के दौरान सदन में हुए महत्वपूर्ण कामकाज की जानकारी दी। सभापति ने कहा कि सत्र के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और 50 निजी विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्यवाही कुल 157 घंटे और 40 मिनट तक चली। सत्र के दौरान सदन में 117 प्रश्न पूछे गए और 207 विषय विशेष उल्लेख के दौरान उठाए गए। I am pleased to note that as many as 50 private member bills were introduced during the session. I am delighted to share that on 94 occasions, honorable members spoke in 12 regional languages included in the 8th schedule to the Constitution. Overall, the House functioned for a total of 157 hours and 40 minutes. The productivity of this session stood at 109.87%. During the session, we had the opportunity to raise 117 questions, 446 zero-hour submissions, and 207 special mentions. Honourable members, this session also witnessed the re-election of Sriman Harwanji as the Deputy Chairman of Rajya Sabha for third time. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र को कामकाज के लिहाज से काफी सफल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने में कामयाब रही। हालांकि लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल नहीं होने की वजह से महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। ऐतिहासिक बजट सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव बजट सेशन रहा है। 28 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ और आज 18 अप्रैल को बजट सेशन संपन्न हुआ। यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया। बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए 16, 17, 18 अप्रैल, और ये 3 दिन स्पेशल सिटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ। और संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। सत्र की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक की। तो ये तस्वीरें उस बैठक की, सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष की सांसदों के साथ बैठक हुई, उसकी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। अलग अलग दल के सांसदों ने भी इस बैठक में शिरकत की। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण बिल को पारित कि देश की महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। रिजिजू विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देश के ऊपर में
बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। और इस दौरान रिजिजू ने देश की महिलाओं से वादा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को सम्मान देने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आगे भी निरंतर काम करती रहेगी। महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। तो किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का ये सफर जारी रहेगा। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचलने के बाद इन्होंने जश्न मनाया, जिसे देश की महिलाएं याद रखेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। ये सत्य है। महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। और वहीं रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी की भाषा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, मां है, उसको इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं।
और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका दो एक ऐसे पड़ोसी हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों समेत अन्य आयामों पर हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार ने कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में सहयोग और साझेदारी को और गति मिलेगी। भारत और श्रीलंका दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों समेत अन्य आयामों पर बातचीत करने के लिए कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आइए हम उनसे जानते हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से सहयोग और साझेदारी को क्या कुछ नया आयाम मिलेगा? हमारे रिश्ते जो हैं अभी बहुत ही मजबूत हैं और अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में वो लगातार एक ऊपर की दिशा में लगातार जा रहे हैं। जो ट्रस्ट और गुडविल है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये हुआ कैसे? ये लगातार हमारा एंगेजमेंट, उच्च स्तरीय एंगेजमेंट जारी रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। 2022 की जब स्थिति की हम बात करते हैं, उसके बाद भारत ने लगातार श्रीलंका को जो पड़ोसी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट वाली जो परिकल्पना है उसके तहत बहुत मदद किया है। तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही इंथुजियाज्म है उपराष्ट्रपति जी के यहाँ आने के बारे में। आपने अखबारों में भी देखा होगा, आमतौर पे यहाँ पे लोगों में बहुत उत्सुकता है। मेरे साथ भी कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है। वो ऑफ कोर्स यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलेंगे और जो अनेक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, हमारे श्रीलंकन तमिल पार्टीज हैं, उसके अलावा हमारे इंडियन ओरिजिन तमिल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स मिलेंगे। फिर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी रिसेप्शन है, जो आप जानते हैं यहाँ पे करीब 1.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जिस तरह से चीन की गतिविधियां बढ़ी है, वैसे में चूंकि हमारा पड़ोसी फर्स्ट वाली जो एक पॉलिसी है जिसमें प्रधानमंत्री का बहुत फोकस होता है, तो वैसे में रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर हम लोग यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं कि श्रीलंका की भूमि, चाहे वो एयर, मैरीटाइम या लैंड हो, वहाँ से भारत के लिए कोई भी इनिमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिया को वो हार्म नहीं होने देंगे। अब इससे बहुत ही बड़ी बात है और अब हमें देखना है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। हम अभी तक जो भी हमने देखा है वो सही दिशा में जा रहा है। जब प्रधानमंत्री यहाँ अप्रैल में आए थे तो पहली बार श्रीलंका के साथ MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था। तो रक्षा पे बहुत ही तेजी से, गति से कोऑपरेशन चल रहा है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि हम एक यहाँ रीजनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। उसका सेक्रेटेरिएट श्रीलंका में बनेगा और उससे जो हमारे और भी पड़ोसी देश हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, सब मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस पे ही काम करेंगे। प्रधानमंत्री जब पिछली बार आए थे तो उसके बाद ये उपराष्ट्रपति का दौरा उस मायने से भी खास है कि कई कड़ियां और भी जुड़ेगी और जो दोनों देशों के बीच जो बॉन्डिंग है और भारत की जो एक पॉलिसी है पड़ोसी फर्स्ट, उसको और गति और मजबूती मिलेगी। अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, कोलंबो। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है और पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराया। रविवार से शुरू हो रही यात्रा के पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर यमुनोत्री के लिए 683, गंगोत्री के लिए 690,
केदारनाथ के लिए 667 और बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी टीमें जा रही हैं और इस बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसमें अब तक लगभग 18,23,000 श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण कराया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर कल से तीर्थयात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का ये सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।